तो नमस्कार, मैं चंदन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और आज के सेशन की शुरुआत होगी वह एक नए चैप्टर से होगी और उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम की शुरुआत हमें इसलिए करनी पड़ी ताकि ये जो नंबर सिस्टम में हम लोग जो गणित पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होता है डिजिट और नंबर। तो जब तक हमें डिजिट और नंबर के बारे में सही से जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक हम सही से गणित को समझ नहीं सकते हैं। तो आज का जो सेशन होगा यानी ये जो नंबर सिस्टम का जो क्लास होगा वे सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह एकेडमिक की पढ़ाई करते हो। एकेडमिक का अर्थ है किसी भी क्लास का, 7th 8th 9th 10th या कम्पिटिटिव का, ये दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है, तो इसे क्या मतलब नंबर सिस्टम क्या है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। सिंपल सा बात है, एक बार फिर समझ ले आप। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब आप देखिए, नंबर सिस्टम जो है वह टोटल जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जो गणित में पढ़ते हैं उस जिस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वह है डेसिमल सिस्टम। वह क्या है? डेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति या दशमलव प्रणाली। वैसे और 3 है जिसका नाम हम केवल बता देते हैं और आगे जो है अगले पार्ट में बाकी सभी सिस्टम को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसमें दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम, जो आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम में होता क्या है, इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसी तरह आपके और सारे नंबर होते हैं जिसमें ऑक्टाडेसिमल सिस्टम आता है और हेक्साडेसिमल सिस्टम भी आता है। लेकिन हम जो गणित पढ़ते हैं, जो अंकगणित, उसमें डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, अर्थात दशमलव पद्धति के बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए हम सिर्फ इस डेसिमल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें जो टोटल होते हैं तो टोटल 10 डिजिट होते हैं। दशमलव सिस्टम जो हम लोग गणित पढ़ते हैं उसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है। वह 10 अंक कौन कौन होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही 10 अंक को मिला करके कुल जितनी भी संख्याएं हैं वह संख्या बनाई गई है। स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करके हम ऊपर करते हैं और आपको दिखाते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं 10 डिजिट से हम कोई भी नंबर बनाते हैं। आप जितने भी नंबर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, जो डेसिमल सिस्टम होता है, इसी 10 अंक के मिलाने से ही सारी संख्या का निर्माण हुआ है, ठीक है। जैसे 2 3 4 5 यह एक संख्या हो गया, और नंबर और संख्या के बारे में हम आगे काफ़ी अच्छे से डिफाइन करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे, हर चीज़ करेंगे। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखें। अब थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, एक चीज़ हमें बताना है, थोड़ा सा हम बता लें। काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे और कुछ लोग इसे जानते नहीं भी होंगे। सबसे पहला चीज़ हमें बताना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाए, तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आप इसको पढ़ ले और समझ ले। हमें जिस अंक का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना हो उस अंक को लिख लेते हैं, तथा उस अंक के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक में पहले हम इरेज कर ले फिर समझाएंगे। यहाँ पे एक 4 अंक की एक संख्या है, ये संख्या है 4 5 6 7। यह एक ही संख्या है, ये पूछा जाए तो क्या है, यह एक संख्या है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 4567। इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप बोलिएगा 4 अंक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 4 अंकों की यह एक संख्या है। संख्या एक ही है लेकिन इसमें 4 अंक है। तो इसमें हम इसको इरेज करते हैं, फिर इस चीज को हम आपको काफी अच्छे से समझाते हैं। आप इस चीज को देखिए, अगर पूछा जाएगा 7 की प्लेस वैल्यू निकाले, हम लिख देंगे 7। 7 के बाद कितने डिजिट है, आप बोलिएगा एक भी डिजिट नहीं है, तो सीधे 7 हो जाएगा। 6 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकाला जाए तो हम लिख लेंगे 6। 6 के बाद कितने अंक है, तो आप बोलिएगा 1 अंक, तो 1 0 दे देंगे। उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं। पहले हम इसको इरेज कर ले, फिर इस चीज को आपको हम अच्छे से समझाते हैं। अब आप देखिए जरा, ये 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप लिखेंगे 5, और 5 के बाद कितने अंक है, तो ये देखिए 1 और 1 2 अंक, तो यहाँ पे 5 के बाद 2 0 यानी 500 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं। उसी तरह 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा, 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 4 के बाद 3 0 अर्थात 4000 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्लेस वैल्यू
या स्थानीय मान आपको निकालने आता है। यदि आपको स्थानीय मान निकालने नहीं आता है तब आप इस चीज को सीख गए होंगे। अब आइए स्क्रीन को एडजस्ट करके हम ऊपर लगाएं और एक और चीज है जिसे आपको समझाएं। अब दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान या अंकित मान। तो फेस वैल्यू क्या होता है आप इसे जान ले। एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन इरेज कर ले। हाँ, तो इसमें कहता है कि कोई वैल्यू जितना होता है उसकी फेस वैल्यू भी उतनी ही होती है। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कोई एक संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 5 2 5, उसी पूछा 5 2 5 हटा करके हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो पूछा जाए 4 का फेस वैल्यू कितना है, तो 4 है। मतलब जितना अंक होगा वही फेस वैल्यू होगा। 2 का फेस वैल्यू 2 और ये 5 का फेस वैल्यू 5। फेस वैल्यू का मतलब वह अंक, वह संख्या, उसी अंक को लिख देना है, उसमें आप जीरो वगैरह नहीं डालेंगे। उम्मीद है इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक संख्या थी, उसी संख्या के बारे में आपको बताया गया है। 4 5 6 ये जो 4 अंकों की एक संख्या थी, इसमें 7 का फेस वैल्यू 7, 6 का फेस वैल्यू 6, 5 का फेस वैल्यू 5 और 4 का फेस वैल्यू 4 का फेस वैल्यू, यहाँ 4 होगा, गलती से 6 लिखा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान और अंकित मान में डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे और हम समझाएंगे। एक चीज थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। तो इकाई अंक का जो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, और फेस वैल्यू यानी अंकित मान, ये दोनों बराबर होता है। कैसे होता है आप देखिए, हम इस चीज को आपको अच्छे से एक बार फिर से समझा देते हैं। आप देखिए, जैसे कोई संख्या है 523 ही हम ले लिए, पूछा जाएगा अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू पी हम लिख देते हैं, समझ जाइएगा। तो 3 का 3, इसके बाद जितने अंक होते उतने जीरो देते, तो कोई अंक नहीं है तो सीधे 3 होगा। 2 का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, 2 के बाद चूंकि यहाँ एक अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो। 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो 5 लिखते और इसके बाद कितने अंक है 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो होता। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट पहले हम स्क्रीन को इरेज करेंगे, फिर आपको इस चीज को काफी अच्छे से दिखाएंगे और समझाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इकाई का अंक है, चूंकि आपको इकाई दहाई पढ़ते हैं तो आपको पता है लास्ट से इकाई दहाई चुना जाता है। ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई और ये हुआ सैकड़ा यानी 100 का अंक जो होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इकाई का अंक होता है अर्थात जो एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर ले, फिर आपको इस चीज को हम अच्छे से समझाएंगे। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ से कि इकाई का जो अंक है उसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 3 का 3 ही रहा। अगर कहा जाए इसका फेस वैल्यू क्या होता है अंकित मान, तो आप बोलते हो तो 3 ही रहता है। तो वही लिखा गया है कि जो इकाई का अंक होता है उसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और अंकित मान ये दोनों सेम ही होता है, दोनों समान ही होता है। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करेंगे और फिर चलेंगे हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। उम्मीद है आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। आज का क्लास सिर्फ आपका थ्योरी क्लास है, चीजों को समझना है, बारीकी को समझना है और चीजों को सीखना है। इससे कैसे सवाल बनेंगे और कैसे ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे, यह प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको लाएंगे और समझाएंगे। अब ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिजिट है क्या। तो देखिए ये डिजिट जो है डेसिमल सिस्टम में कुल 10 डिजिट होते हैं। जैसा कि इस चैप्टर के प्रारंभ में भी हम आपको बताए हैं कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमारे गणित में इस डेसिमल सिस्टम को ही पढ़ाया जाता है। इसमें कुल 10 डिजिट होते हैं जिसमें 0 1 2 ये से लेकर के कुल 9 तक आते हैं और ये टोटल 10 होते हैं और इसी 10 अंक को मिलाकर के ही कुल संख्या गणित में बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं जैसे यह 2 है, पूछा जाएगा 2 क्या है, तो आप बोलिएगा 2 यह डिजिट है। 2 क्या है, 2 जो है आपका यह डिजिट है। डिजिट का अर्थ होता है 2 जो है आपका एक अंक है। लेकिन एक और चीज जान लीजिए, 2 अंक भी है और 2 जो है वह आपका एक संख्या भी है। इस चीज को आप अच्छे से समझ ले। 2 जो है आपका एक अंक तो है ही, लेकिन यह 2 जो है वह संख्या ही है, एक संख्या भी है सॉरी, और 2 जो है वह एक अंकों की संख्या है। इसे हम इरेज करते हैं और काफी अच्छे से फिर से हम इसे आपको समझाते हैं ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ जाएं, तब जाकर के आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अंक और संख्या की समझ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं 2 आपका डिजिट भी है यानी अंक भी है और यह जो है एक अंकों की यह एक संख्या भी है। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 5 क्या है, तो 5 बोलिएगा कि 5 एक अंक है, 5 आपका अंक है, लेकिन 5 जो है अंक होने के साथ साथ एक संख्या भी है। 5 आपका अंक होने के साथ साथ एक संख्या भी है। तो आप बोलिएगा 5 एक अंक है तथा 5 जो है वह एक अंकों की एक संख्या है। 5 जो है संख्या है, लेकिन कितने अंकों की संख्या है,
एक अंकों की संख्या है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप अच्छे से, अंक क्या है और संख्या क्या है, इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए एक दो और उदाहरण लेते हैं और उससे हम अच्छे से चीजों को समझते हैं। जैसे 23 के बारे में पूछा जाए, 23 क्या है, तो देखिए 23 अब आपका अंक नहीं है। 23 जो है वह एक संख्या है जिसमें 2 डिजिट है, अर्थात 2 अंकों की। 23 जो है वह 2 अंकों की एक संख्या है। 23 को हम अंक नहीं बोल सकते। 23 क्या है, 23 को आप बोलिएगा, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर ले तब समझाएंगे। 23 जो है वह आपका एक संख्या है और वो कितने अंकों की संख्या है, 2 अंक की, जिसमें कौन कौन से अंक मिलकर बना है, 2 और 3, 2 अंक को मिलाने से यह एक संख्या बनी है 23। और यह जो 23 है वह 2 अंकों की एक संख्या है। उम्मीद है अंक और संख्या में क्या अंतर है आप काफी अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करते हैं और चलते हैं हम दूसरे पेज पे और दिखाते हैं अब आपको एडजस्ट करके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में, कि नंबर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर ले, उसके बाद चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से आपको बताएंगे। तो एक मिनट तब तक हम स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो हाँ, स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है। अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर का वर्गीकरण। तो आप देख सकते हैं नंबर जो है वह सबसे पहले है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, और ये सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कितने भागों में बटा हुआ है, चलिए उसको हम अच्छे से देखते हैं। इसके लिए हम स्क्रीन को सबसे पहले इरेज कर लें ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे और आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ जाए। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और लगाएंगे आपके सामने और चीज़ों को समझाएंगे। आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह बटा हुआ है 2 भाग में। पहला भाग होता है रियल नंबर, रियल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा भाग होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो चलिए अब जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। तो आप देखिए वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सके, मतलब वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। एक मिनट, आपको पता है संख्या रेखा कैसे लिखा जाता है? संख्या रेखा का भी एक हम वीडियो बनाएंगे, पहले ये नंबर खत्म हो जाए तो आप थोड़ा सा जान लीजिए संख्या रेखा के बारे में। यहाँ पे बीच में 0 होता है, उसके बाद इधर जो होता है 1 2 3 आपका इधर पॉजिटिव यानी प्लस में इन्फिनिटी तक, इधर होता है -1 -2 डॉट डॉट कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो इस संख्या रेखा पर जितने भी संख्या को हम दर्शा सकते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। और अभी हम बताएं संख्या रेखा पर चीज़ों को कैसे दर्शाया जाता है, इस चीज़ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ संख्या और संख्या का वर्गीकरण, नंबर डिजिट क्या है, सिर्फ इसकी समझ विकसित करने के लिए है। बाद बाकी आगे की चीज़ों के लिए हम आगे फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हर चीज़ काफ़ी स्पष्ट तरीके से दिखाया जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे। जैसे में क्या क्या है आप देख सकते हैं, जैसे संख्या रेखा पर 1 हम लिख सकते हैं, 2 दर्शा सकते हैं, 22/7 है, 3.5 है, √2 है, √5 है। ये सभी संख्या, जो भी संख्या लिखी जा सकती है। रियल का मतलब ही होता है वास्तविक, वास्तव में मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, जो बनाते हैं, वो सभी संख्या आपका रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। और चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करके फिर आते हैं नीचे, फिर ये दिखाते हैं। अब आप देखिए दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो देखिए वह नंबर जिसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। आप सिंपल सा एक चीज समझ लीजिए, वैसी संख्या जो होती ही नहीं है, सिर्फ कल्पना की जाती है, उसे ही हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई भी संख्या लिखिएगा 3, -3 को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा -3 में 2 बार हम गुना करेंगे तो यह माइनस और माइनस मिलके +9 हो जाएगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो अगर एक मिनट थोड़ा सा पहले हम स्क्रीन को इरेज कर ले, उसके बाद इस चीज़ों को हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आपको कहा जाए, यहाँ ध्यान दे जरा, एक मिनट, हाँ, 9 का वर्गमूल निकाले तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। इसी तरह किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए -9 का वर्गमूल निकालिए तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। बोलिएगा कि नहीं -9 का -3 होगा, तो -3 कैसे होगा, क्योंकि आप देखिए -3 में अगर हम -3 से गुना करेंगे तो यह माइनस और माइनस मिलके क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा। +9 आएगा। क्या यह +9 है, तो आप बोलिएगा नहीं है। तो आप
इस चीज़ से क्या समझना चाहते हैं, मतलब क्या समझे। तो चलिए इस चीज़ को हम आपको अच्छे से समझाते हैं चीज़, क्योंकि जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक चीज़ों को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हम यही समझे हैं कि कोई भी संख्या रूट में हो, अगर ऋणात्मक हो तो उसका वर्गमूल कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या कोई है ही नहीं। क्योंकि कोई भी संख्या दशमलव में ही क्यों ना हो, अगर दो संख्या हो, अगर दो माइनस हम गुना करें तो आप क्या बोलेंगे, जैसे ही माइनस गुना माइनस करेंगे वह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी संख्या संभव ही नहीं होगी जो रूट में ऋणात्मक हो, क्योंकि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या पॉसिबल ही नहीं है। रूट के अंदर हमेशा धनात्मक संख्या होती है, क्योंकि रूट के अंदर वैसी संख्या होती है जिसे 2 बार गुना करने पर प्राप्त होता है। ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करेंगे, फिर आपको हम अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे। अगर ये ऐसे रहता -√9 तब आप आसानी से निकाल लेते, 9 का वर्गमूल निकाल लेते, 3 ही माइनस था तो माइनस लगा देते। लेकिन रूट के अंदर माइनस हो तब हम इसे नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं। तो जो संख्या बनी ही नहीं, इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, अर्थात काल्पनिक संख्या। उम्मीद है काल्पनिक संख्या के बारे में आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अर्थात काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या है जो होती ही नहीं है, सिर्फ हम उसे कल्पना करते हैं। अब चलिए इसे हम आगे स्क्रीन को एडजस्ट करके चीज़ों को दिखाते हैं और समझाते हैं। आप देखिए कि स्मॉल आई लिखा गया है, यह एक काल्पनिक संख्या है जिसे हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। इस स्मॉल आई को आई नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप देख लीजिए, तरह फिर से मिटाते हैं और आपको बताते हैं ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। आई जो है एक काल्पनिक संख्या है, इसे हम लोग आयोटा पढ़ते हैं और जो आयोटा का मान होता है वह माइनस में √1 होता है। तो इस प्रकार अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 मिनट इरेज कर ले हम। हाँ, आप अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर ले तो ये रूट हट जाएगा, यानी -1 होता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा जो है आयोटा का जो मान होता है वह -1 होता है और आयोटा का स्क्वायर होता है वह -1 में रूट होता है आयोटा का मान और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। और यह जो है यह आपका काल्पनिक संख्या है। उम्मीद कर रहे हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब स्क्रीन को ऊपर करेंगे और हम दिखाएंगे और चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। वही लिखा गया है काल्पनिक संख्या का अर्थ है कि जो संख्या होती ही नहीं है, मतलब हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्क्रीन को और एडजस्ट करें और रियल नंबर को हम क्लासीफाई करें, कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। दूसरा है इंटीजर, इंटीजर का अर्थ होता है पूर्णांक। चलिए अब दोनों को आपको काफ़ी अच्छे से समझाते हैं कि डेसिमल नंबर क्या है और पूर्णांक क्या है। तो स्क्रीन को हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपको समझाएंगे। तो डेसिमल नंबर का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे है 0.5 जिसमें दशमलव लगा होता है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। आप देखिए ये जो 0.5 लिखा गया है इसमें कोई अंक रिपीट है, आप बोलिएगा नहीं, लेकिन नहीं इसमें भी एक में पहले हम इसको इरेज कर लें। ये 0.5 है, इसमें कोई अंक रिपीट है पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा नहीं, लेकिन ध्यान दें इसमें भी अंक रिपीट है। क्या रिपीट है? तो आप देख सकते हैं 0 रिपीट है। ठीक है, लेकिन हम 0 दशमलव के बाद में नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसे सिर्फ हम 0.5 लिख दिए हैं। तो आप समझिएगा इसमें कुछ नहीं रिपीट होता है, तो क्या रिपीट होता है? तो 0 रिपीट होता है। उम्मीद है इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और आपको अगला चीज़ दिखाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। फिर ये दूसरा दशमलव हुआ 0.11234567, ये डॉट 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 चला गया है। इसका अर्थ हुआ कि देखिए ये कटा नहीं है, यह भाग नहीं लगा है। आप यहाँ से आसानी से अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये लगातार इस तरह डॉट 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 चला गया, अर्थात ये भाग नहीं लगा है। ये भी दशमलव संख्या में आया। अब आप देखिए इस तरह की संख्या भी दशमलव संख्या में आती है, 0.1111। देखिए आप 111 रिपीट करने लगा। तो जब जो संख्या रिपीट करने लगता है हम क्या करते हैं? रिपीटेशन हटा करके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये सारा जो है वो दशमलव संख्या में ही आता है। अब स्क्रीन को थोड़ा सा हम और ऊपर करेंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। अब आप देखिए ये देखिए 0.232323, यहाँ भी देखिएगा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न है जो रिपीट कर रहा है? तो आप बोलिएगा ये जो पैटर्न है वह जो रिपीट कर रहा है वह पैटर्न आपका है, 1 मिनट, हाँ देखिए
2 3, यानी 2 3 इस फॉर्म में 2 3 रिपीट कर रहा है, तो जिस फॉर्म में रिपीट करता है उस फॉर्म में बार लगा देते हैं, तो हमने इसमें बार लगा दिया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। और बार को कैसे हटाया जाता है इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो बार को कैसे हटाएं, अगर जिन्हें नहीं आता है वो हाउ टू रिमूव बार करके 3 पार्ट में वीडियो बनाया गया है। तीनों पार्ट को देखें, काफ़ी अच्छे से चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो डेसिमल नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर के प्रकार और कैसे उसको क्लासिफाई किया जाएगा। तो इसके लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और आपके सामने लगाएंगे ताकि आप इस चीज़ों को अच्छे से देख सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। आप देख सकते हैं यहाँ से डेसिमल नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, अर्थात ऐसा दशमलव जिसे भाग देने पर वह एक निश्चित दशमलव के बाद पूरी कट जाती है, उसे हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 5 से हम 1 में भाग दे रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ 10 लगाएंगे, यहाँ 2, ये आपका जो है वह कट गया। तो जब कट जाए या 1 अंक के बाद कटे, 2 3 4 मतलब किसी खास अंक के बाद दशमलव पूरी कट जाती है, तो वैसे दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल अर्थात शांत दशमलव। हम थोड़ा सा स्क्रीन को इरेज कर ले ताकि आपको हम काफ़ी अच्छे से चीज़ों को दिखा सके, जिससे आपको सही से हर चीज़ समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं शांत दशमलव में क्या हुआ 0.5। आप देख सकते हैं ये दशमलव के किसी खास अंक के बाद जाके कट जाता है, 0.5, 0.2, 4, 3 कुछ भी ये टर्मिनेट हो जाए, यानी ये दशमलव कट जाता है, यानी शांत दशमलव हो जाता है। शांत होने का मतलब है कि एक खास अंक के बाद पूरी भाग लग जाता है, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल अर्थात शांत दशमलव कहते हैं। दूसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसको हम इरेज करके बताएंगे, हिंदी में हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती का अर्थ होता है, जैसे मान लिया जाए 3 से हम 1 में भाग देंगे, यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर यहाँ भाग देंगे 3 तिया 9। तो इस तरह ये बार बार रिपीट करेगा, 3 3 3 3 3 3 रिपीट करेगा, ये कभी नहीं कटेगा। तो जब दशमलव के बाद कोई खास अंक के बाद संख्या कभी कटे ना और ना कटे, तो वैसे दशमलव को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यह कटा नहीं है, लेकिन यह बार बार 3 ही आ रहा है। तो ये बार बार जब एक ही पैटर्न को फॉलो करता है तो उसे हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। उम्मीद है रिपीटिंग या रिकरिंग क्या होता है इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर ले ताकि चीजों को हम काफी अच्छे से आपको दिखा सके, जिससे आपको हर चीज क्लियरली समझ आएगा और आपको कोई परेशानी नहीं हो। तब आप देख सकते हैं यहाँ से 1 मिनट कि अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है कि एक खास पैटर्न को दोहराना, और अशांत का मतलब होता है कि वह दशमलव के बाद कभी फिक्स रूप से कटे नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को मिटा ले फिर हम समझाएंगे। ये देखिए जैसे 0.33333 ये जो हुआ है यह अशांत है, कभी कटेगा नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक जो 3 है यह बार बार एक ही अंक को दोहरा रहा है, और एक ही चीज को दोहराना ही मतलब किसी खास अंतराल के बाद चीजों को दोहराना ही आवर्त कहलाता है। तो इस संख्या को हम कैसे लिखते हैं 3 और इस पे लगा देते हैं क्या बार। उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं। अशांत आवर्ती क्या होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 0.25252525 ... आप देखिए ये दशमलव खत्म नहीं है, ये इस पैटर्न में चला गया है। आप देखिएगा ये कौन सा पैटर्न है, तो 2525 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है इसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख करके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी इसको बोलेंगे 0.25 पे बार। और इसी संख्या को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसे दशमलव टर्मिनेट नहीं होता है बट रिकरिंग, मतलब एक खास पैटर्न फॉलो होता है और उसके हिसाब से रिपीट होता है, तब ये इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव। और तीसरा जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। कहने का मतलब है ये खत्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। जैसे किसी संख्या को हम भाग लगाएं और आ जाए 0.123546676, कहने का मतलब इस तरह चला जाए, अर्थात यह तो दशमलव खत्म भी नहीं हो
और कोई पैटर्न भी लागू नहीं हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं, 1 मिनट पहले मिटा ले ताकि चीज़ों को हम आपको अच्छे से दिखा सके। तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। हिंदी में उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव और अंग्रेजी में उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। तो चलिए, इस चीज़ को उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे और चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह क्या होता है इसे आपको काफ़ी अच्छे से हम समझा दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ देखें आप जरा सा कि इसे जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कारण क्या है कि जैसे ही ये टर्मिनेट होगा तो हम दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के बदले में 1 और जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं तो दशमलव हट जाता है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। आप देखिए इसे बट्टा के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। तो वही P/Q का अर्थ, P/Q के रूप का जो अर्थ होता है मतलब उसे अंश और हर अर्थात बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही लिखा गया है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और आपको पता है, थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करके ऊपर करेंगे और चीज़ों को हम दिखाएंगे। आपको पता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो जो शांत दशमलव होता है वह परिमेय संख्या होता है। यदि आप परिमेय संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, आगे जो वीडियो आएगा तो उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा। अब आप देखिए दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल अर्थात अशांत आवर्ती दशमलव। तो आपको पता है अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है वह किसी संख्या पे क्या होता है, बार होता है। और बार को कैसे हटाया जाए ये चीज़ हम आपको काफ़ी अच्छे से पहले से ही वीडियो इसका बना रखे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आप देखिए ये बार को भी हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये जो डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग अर्थात अशांत आवर्ती जो दशमलव होता है, 1 मिनट, हाँ, अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है इसे भी हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। और वह संख्या जिसे बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय बोलते हैं। तो ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव यह भी परिमेय संख्या का उदाहरण होता है। इस चीज को आप लिख लें, जब परिमेय संख्या बताएंगे तो वहां पे इस चीजों को हम और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे और चीज आपको काफी आसानी से हर चीज समझ आ जाएगा। तीसरा देखिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। मतलब ये तो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिकरिंग नॉट मतलब इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 0.1 2 4 3 5 6 इस तरह की संख्या होती है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, इसे आप दशमलव को हटा नहीं सकते हैं। दशमलव को हटा नहीं सकने का अर्थ होता है कि आप इसमें दशमलव को टर्मिनेट कर नहीं सकते हैं और बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। तो जब बट्टा में नहीं लिख सकते हैं वैसी संख्या आपको पता है कि वह जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो वही है जैसे 0.342124 लिखा गया है। अपरिमेय संख्या में कौन होता है, आप देखिए पाई अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है। मतलब ऐसी सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वह सभी अपरिमेय होता है। जैसे में आप देख लें, अगर कोई संख्या रूट में है जैसे √4 तो ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2 जो है परिमेय हुआ। क्यों? क्योंकि 2 में बट्टा 1 होता है छुपा हुआ। ये चीज़ आप अच्छे से समझ ले। लेकिन अगर यहाँ पे होता √3 तो यहाँ से देख ले आप जरा, तो ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान होता है 1.73, 2 भाग लगाइएगा ना तो ये रिपीट भी नहीं होगा और ये हमेशा लगातार चलता चला जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो जब अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया जाएगा तो फिर वहाँ पे इसे काफ़ी विस्तारित रूप से पढ़ाया जाएगा और चीज़ों को समझाया जाएगा। बस अभी आप यहाँ से सिर्फ इतना समझ लें कि यह जो है आपका परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ से आपने क्या सीखा, ये जो शांत दशमलव है यह परिमेय होता है, अशांत दशमलव है यह भी, अशांत आवर्ती दशमलव यह भी परिमेय होता है, और अशांत जो अनावर्ती है इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और यह जो होता है वह अपरिमेय होता है। उम्मीद है इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब चलिए स्क्रीन को एडजस्ट करके हम ऊपर करेंगे और आपको चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखें ताकि स्क्रीन को हम ऊपर कर सके और चीज़ों को समझा सके। अब आइए अगला जो क्लासिफिकेशन होगा यानी जो क्लासिफाई किया जाएगा वह पूर्णांक क्या है, इसे पूर्णांक को क्लासिफाई किया जाएगा। तो जान लीजिए जो पूर्णांक का क्लासिफिकेशन होता है, जो बांटा गया है, और पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा पहले स्क्रीन को इरेज कर लें। हाँ, स्क्रीन इरेज हो चुका है।
पॉजिटिव इंटीजर अर्थात धनात्मक पूर्णांक, दूसरा जीरो इंटीजर यानी जीरो पूर्णांक, और तीसरा होता है नेगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। तो आइए देखते हैं हम सबको बारी बारी से, क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है जीरो इंटीजर और क्या होता है नेगेटिव इंटीजर। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और एडजस्ट करके चीज़ों को आपको समझाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक शुरू होता है 1 से, 1 2 3, यहाँ से जाता है कहाँ तक, इन्फिनिटी यानी अनंत तक। इसको हम मिटाते हैं और आपको चीज़ों को दिखाते हैं ताकि आप फ्रेश देख सकें और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आप समझ सकें। यहाँ देखिए ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। दूसरा होता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर का मतलब थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करके हम ऊपर करेंगे और चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, दूसरा होता है जीरो। तो जीरो को हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर बोलते हैं। और जीरो जो होता है वह नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट इंटीजर। जीरो जो है, एक बात आप जान लीजिए, जीरो न तो ऋणात्मक संख्या है, सॉरी न तो, हाँ ध्यान दे, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें। यहाँ से पहले हम इसको मिटा दें फिर आपको समझाएंगे। हाँ अब आप देखें, जीरो जो है वह नीदर पॉजिटिव यानी न तो धनात्मक संख्या है और नीदर नेगेटिव और न ही ऋणात्मक है, बट इंटीजर, लेकिन यह जो है वह पूर्णांक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। तो जीरो जो है ना तो धन है न ऋण है, लेकिन जीरो एक पूर्णांक है और जीरो जो पूर्णांक है उसे हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर के पहले हम जीरो लगा देते हैं, अर्थात अगर प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लगा देते हैं तो वही होल नंबर का सेट बन जाता है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करके आपको चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से देख सके और चीज़ों को अच्छे से समझ सके। यहाँ देखिए ये जो धनात्मक पूर्णांक था इसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कहा गया था, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होता है कहाँ तक, अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर है इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा जीरो इंटीजर क्या, ये आप समझ सकते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है, लेकिन यह इंटीजर है, अर्थात जीरो ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, लेकिन यह एक पूर्णांक है। जीरो क्या है, पूर्णांक है। ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए। अब ये चीज़ भी जान लीजिए, जब प्राकृतिक संख्या के पहले हम लोग जीरो लगा देते हैं तब तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में भी आगे आपको काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा। तो इसे बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब चलिए नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करें। थोड़ा सा स्क्रीन को हम एडजस्ट कर ले ताकि आप चीज़ों को देख सके अच्छे से। नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर का जो हिंदी होता है वह होता है ऋणात्मक पूर्णांक। आपको पता है कहाँ शुरू होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 और ये -1 तक। ये जो माइनस में जितनी संख्या होती है संख्या रेखा पर, ये सारा नेगेटिव इंटीजर में आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं और अच्छे से आप लोग नोट्स बना लें। और जहाँ भी जो भी दिक्कत हो आप वीडियो को बैक करके देखें। अगर समझ ना आए तो फिर आप कमेंट करें, आपको हर चीज़ बताया जाएगा और चीज़ों को समझाया जाएगा। दूसरा जो है, थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए क्या होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या था, वैसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो आपको पता है जीरो भी नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर भी नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव जो इंटीजर होता है वह शुरू होता है कहाँ से, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर मतलब इसी को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब स्क्रीन को हम इरेज करेंगे और चलेंगे अगले पे। अब आप देखिए नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव का मतलब वैसी संख्या जो पॉजिटिव नहीं हो। तो पॉजिटिव नहीं हो तो जीरो तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। यहाँ पर नॉन पॉजिटिव है तो जो धनात्मक नहीं हो, तो 0 -1 -2 डॉट 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 कहाँ तक, तो आप बोलिएगा माइनस इन्फिनिटी तक। उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो इस वीडियो को और लंबा हम नहीं करके यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो यानी जो सेकंड पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें हम जो इंटीजर है, इंटीजर को और किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, फिर रिलेटिवली प्राइम जिसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, फिर संपूर्ण संख्या, इन सभी चीज़ों को बारे में काफ़ी अच्छे से अगले वीडियो में बताया जाएगा। और अगले वीडियो में जो संख्या की जो बेसिक समझ है उसे हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बाय, टेक केयर।